जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास के 6th चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो डाइकॉट होते हैं और मोनोकॉट होते हैं उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, यानी कि उनका शरीर कैसा होता है, किस तरीके से उनकी आंतरिक संरचना होती है। देखो, जब एनाटॉमी की हम बात करते हैं तो बेसिकली हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि आंतरिक संरचना की। तो शरीर क्या है कि जब हम आंतरिक संरचना की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं अपन आज? डाइकॉट और मोनोकॉट पादपों के बारे में। तो हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, लीव्स के बारे में और स्टेम के बारे में, यानी कि जड़, तना, पत्ती की आंतरिक संरचना हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। किस किस में? एक बीजपत्री पादप में और द्विबीजपत्री पादप में। ठीक है, आगे बढ़े। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर मूल, तना तथा पत्तियों में, तीनों में देखेंगे अपन, है ना। जड़ में भी देखेंगे, तने में भी देखेंगे और पत्तियों में भी देखेंगे। ठीक है, तो पत्तियों की उत्तक की संरचना यदि हमें देखनी है, ठीक है, और उसका भली भांति अध्ययन हमें करना, उसका पूरा प्रॉपर स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना पड़ेगा। किसका? उसका अनुप्रस्थ काट जो है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि जो रूट है, जो लीव्स हैं, जो स्टेम है, एक्चुअल में उसका एनाटॉमी कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मूल के बारे में कि जो द्विबीजपत्री मूल है एक्चुअल में उसकी संरचना कैसी है। तो सबसे बाहरी भित्ति जो है मूलीय त्वचा है। कैसी है? सबसे बाहरी त्वचा कैसी होती है? एपिडर्मल, हमने पढ़ा, हाँ है ना। एपिडर्मिस होता है, उसके बाहर कुछ उपांग होते हैं जिसको हम क्या बोल रहे थे? मूलरोम होते हैं। एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं, उसके नीचे जो सेल्स होती है उसको हम वल्कुट बोलते हैं। फिर परिरंभ बनाते हैं, फिर उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं, जो कैसे होते हैं? इसमें कुछ जीवित घटक होते हैं, सजीव घटक होते हैं। वो कैसे होते हैं? ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकलती है, यानी आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक मिनट कलर चेंज करूँ, ये देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, तो जो बाहर की जो सबसे बाहरी सेल्स हैं वो कैसी होगी? हमारी एपिडर्मल सेल्स होगी, हाँ या ना, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मल। एपिडर्मल जो हम पढ़ ही चुके हैं। एपिडर्मल, यहाँ पर क्यूटिकल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्यूटिकल? क्योंकि यदि क्यूटिकल होगी तो वाटर का अवशोषण नहीं हो पाएगा, हाँ या ना, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्यूटिकल तो होगी नहीं, लेकिन हमने देखा था कि जो एपिडर्मल है वहाँ से कुछ बाहर की तरफ उपांग निकल रहे हैं, कुछ अपेंडेजेस निकल रहे हैं, और इन्हीं अपेंडेजेस को, ये जो अपेंडेजेस निकल रहे हैं, इन्हीं अपेंडेजेस को हम क्या बोल रहे हैं? मूल रोम कह रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? हमेशा जो मूल रोम है वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। अब डायग्राम में देखें अपन, एक बार कलर चेंज कर लूं। इनमें कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं। ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय बोले तो यूनिसेलुलर, मैंने लिखा है यूनिसेलुलर, मूल रोम बनाती है, हाँ है ना, रूट हेयर बनाती है। वल्कुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है वल्कुट, वल्कुट को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वल्कुट को क्या बोला जाता है बच्चों? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या पाई जाती है? पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं। और इनमें क्या होता है? पैरेन्काइमा कोशिकाएं की कई परतें होती हैं, इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है, क्योंकि पैरेन्काइमा कोशिका है, नेचुरल सी बात है, अंतरकोशिकीय स्थान उसमें प्रेजेंट होगा। कैसे? इस तरीके से होती हैं। तो ये कैसा होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यानी कि अंतराकोशिकीय स्पेस यहाँ पर पाया जाएगा। वल्कुट की सबसे भीतरी परत जो है अंतः त्वचा कहलाती है, यानी कि एंडोडर्मल। क्या कहलाएगी? एंडोडर्मल। देखो बच्चों, जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कुछ बच्चों को, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि होता है, मतलब मेरे नेचर में है कि मेरा स्पीड बढ़ ही जाता है बोलते बोलते। यदि आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि मैम थोड़ा और स्लो पढ़ाना है, या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं हम ये चीज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम मत क्रिएट करना प्लीज़। ठीक है, इंग्लिश में आपको सिखा के रहूँगी।
कम से कम वर्ड्स तो आपको दिखा के रहूँगी ताकि कोई एग्जाम पेपर में आप अटको नहीं। मेरा एजेंडा है ये, मैं आपको नहीं अटकाना चाहती, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी वाला लोचा नहीं होना चाहिए, बट स्पीड में इशू आ रहा है, समझने में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फ्री टू मतलब आप बोल सकते हैं फ्री टू स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो, अब यहाँ लिख देती हूँ एक बार, है ना। जो बाहरी त्वचा है ना, उसको तो हमने एपिडर्मल बोल दिया, ठीक। फिर वल्कुट, वल्कुट को मैंने कॉर्टेक्स, ये इसलिए बोल रही हूँ, लिख रही हूँ क्योंकि अब अपन को इंग्लिश में हिंदी देखना पड़ेगा। डायग्राम में हमारे इंग्लिश है, ठीक है, आपकी बुक में हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप ये बोलोगे अरे मैम अब डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब वल्कुट को कॉर्टेक्स बोलता है, अपन को तो नहीं समझ में आया, है ना। तो मैम आपको बता रही है, मैम आपको इसलिए बता रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार ये स्लाइड हिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि वल्कुट जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और बाहरी त्वचा को एपिडर्मल, मूल जो रोम है उसको बोलेंगे क्या, रूट हेयर। और एक कोशिकी है तो उसको क्या बोला अपन ने, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो वल्कुट को क्या बोला अपन ने, कॉर्टेक्स बोला। अब ये बोल रहा है कि जो वल्कुट है उसकी जो वल्कुट के अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही है वो कैसी है, पैरेन्काइमल कोशिकाएं। और जो वल्कुट की सबसे अंदर वाली जो कोशिकाएं है ना, जो वल्कुट है उसके अंदर की सबसे अंदर की कोशिकाएं जो है, लिख दो इधर, अंदर की जो कोशिकाएं हैं उसको हम बोल रहे हैं एंडोडर्म। क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्म। और ये कहाँ पाई जा रही है, वल्कुट के सबसे अंदर, ठीक है। इधर से रिलेट कर लेना, वल्कुट के सबसे अंदर जो कोशिका है उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है। तो वल्कुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाएं कई परतों में होती है, इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। वल्कुट की सबसे भीतरी जो परत है उसको हम बोलते हैं अंतः त्वचा। क्या बोलेंगे, अंतः त्वचा। इनमें नलाकार की कोशिकाएं एकल सतह वाली होती है, यानी कि एक सिंगल लेयर पाई जाती है। अब इधर देखो डायग्राम, यहाँ पर एक बार कलर चेंज कर लूँ, ये लो, ठीक है। अब आपने देखा कि सबसे ऊपर वाली तो एपिडर्मल हो गई, ठीक है। फिर हमने बोला कि यहाँ पर ये देखो, इतना जो दिख रहा है ना आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है इसको हमने बोला एपिडर्मल। एपिडर्मल के ठीक नीचे पूछा जा सकता है वल्कुट कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है, तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो हो गई हमारी कॉर्टेक्स हो गई। ये जो सारी कोशिकाएं दिख रही है क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद में जो सबसे अंदर वाली कोशिकाएं हैं वो एंडोडर्मिस कहलाएगी, यानी कि अंतः त्वचा कहलाएगी एंडोडर्मिस। और इसी एंडोडर्मिस के बीच में संवहन मंडल होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। डायग्राम समझ में आ गया। हमने क्या लिया है, अनुप्रस्थ काट, किसका लिया है, मूल का लिया है। और वो मूल में भी किसका, सूरजमुखी मूल का। पूछा जा सकता है, आपको डायग्राम बनाने को दिया जा सकता है कि भैया हमको द्विबीजपत्री के मूल का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करो। कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, चीजें बताओगे, ये डायग्राम बनाओगे, नेमिंग करोगे, मतलब उसको नाम दोगे, ठीक है। फिर इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है, किसमें, किसमें, जो एंडोडर्म होता है इसके अंदर, ठीक है। अंतः त्वचा की कोशिका, अंतः त्वचा यानी कि यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला एंडोडर्म, ठीक है, या एंडोडर्मिस। अंतः त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों को कैस्परी रूप में जल अपारगम में मोमी पदार्थ सुवेरिन होता है। इंपॉर्टेंट है कि जो कैस्परी पट्टियां होती है उस पे एक मोम का लेपन होता है, उनको क्या कहते हैं, किसका बना होता है, सुवेरिन का बना होता है, ठीक है, क्लियर। अंतः त्वचा के भीतर की और जो मोटी भित्ति होती है वो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं और इनको परिरंभ कहते हैं। परिरंभ किसे कहते हैं, परिरंभ किसे कहते हैं, तो परिरंभ उसको कहते हैं जब हम एंडोडर्मिस की बात करते हैं, अंतः त्वचा की बात करते हैं, तो मोटी भित्ति पाई जाती है और वो कोशिकाओं की बनी होती है। उनमें कौन सी कोशिकाएं होती है, पैरेन्काइमा। और ये मोटी भित्ति वाली जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। किसको,
परिरंभ को। परिरंभ क्या होंगी कि जो अंतःत्वचा में जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिसकी मोटी भित्ति होंगी, उनको हम परिरंभ कहते हैं। क्लियर? इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल, यानी कि जो हमने बोला था ना पार्श्व में मूल, मूल का पूरा स्ट्रक्चर याद है कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? देखो यदि आपने पहला वाला अच्छे से पढ़ा होगा ना तो ऊपर से नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा। बट आपने नहीं पढ़ा होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाले है। ठीक है, बी क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो संवहन कैम्बियम होता है, संवहन कैम्बियम कब? अरे भाई जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा तो वो कैसा होगा? खुला कैम्बियम होगा। खुला होगा तो वहां पर कैसी ग्रोथ होगी? सेकेंडरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ठीक है, फिर पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है, पित्त छोटी होती है और अस्पष्ट होती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर जो पित्त है वो कैसी होगी? छोटी होगी, अस्पष्ट होगी। और इस तरीके से परिरंभ के अंदर की तरफ संवहन मंडल प्रेजेंट होगा और उसमें कैम्बियम भी प्रेजेंट है। ठीक है, पैरेन्काइमा कोशिकाएं जाइलम तथा फ्लोएम के बंडल के बीच में कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं, कौन सी? पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम एवं फ्लोएम, जो कि जाइलम एवं फ्लोएम बंडल के बीच में है, उसको हम कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। ठीक है, 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम खंड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर डिफरेंस बताना पड़ेगा, किसमें? डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। ठीक है, तो 2 से 4 तक जाइलम पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखो इस तरीके से, एक बार कलर चेंज करके बता देती हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पर जो जाइलम दिख रहे हैं इनकी जो संख्या है वो कैसी है? 2 से 4 है। ठीक है, इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम छल्ला बनता है। तो जो डाइकॉट की रूट है उसमें जो संवहन मंडल होगा वो किस तरह का होगा? खुला होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। अंतःत्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे परिरंभ, ठीक है, संवहन उत्तक और पित्त मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेल बनाते हैं। पूछा जाता है स्टेल क्या होता है? तो जब परिरंभ, संवहन मंडल ये आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेल कहते हैं। ठीक है, फिर है एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल देखो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम को और इस डायग्राम के देखो बिल्कुल अपोजिट है। अब एक बीजपत्री मूल का शरीर, क्वेश्चन देख लो क्या कहना चाह रहा है। एक बीजपत्री मूल का शरीर द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान ही होता है ऑलमोस्ट। डिफरेंस कहाँ आता है वो हमें देखना है। क्या? इनमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल, पित्त सभी होते हैं, जो कि द्विबीजपत्री में भी हमने देखा है ना। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक होती है, जबकि हमने द्विबीजपत्री में बात करी थी वहां पे 2 से 4 थी। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, हाँ है ना। और पीछे वाले डायग्राम में देखो 1 2 3 4 है, 2 से 4 है यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ पर कितने हैं? 6 से अधिक है, तो यहाँ पर तो 8 है। ठीक है, अब कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं, यहाँ पे बंडल जो है कुछ ही होते हैं, और ये क्या होते हैं? बहु आदिदारुक। बहु यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि एक्सार्क। एक्सार्क कब होगा? जब जो प्रोटोजाइलम है वो परिधि पे होगा और जो मेटाजाइलम है वो पित्त की तरफ होगा। बच्चों मैं कह रही हूँ अभी भी कि नहीं आ रही है समझ में तो पुराने वीडियोस प्लीज देखो, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है क्योंकि सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में पढ़ ली है। ठीक है, पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है, जो इसकी देखो हमने जब द्विबीजपत्री की बात करी थी तो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर कहीं पर तो था, पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है द्विबीजपत्री में, जबकि इधर देखो पित्त बड़ी होती है और बहुत ही विकसित होती है। डिफरेंस आ गया। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है, यहाँ पर कैम्बियम भी नहीं होता, वहां पर कैम्बियम, यानी यहाँ पर बंद प्रकार का संवहन मंडल है और वहां पर खुला संवहन मंडल था। ठीक है, इसलिए इन्हें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो आपका क्या काम है? ठीक है, आज का काम ये है कि आपको एक तरफ लिखना है क्या?
डाइकॉट रूट, एक तरफ लिखना है मोनोकॉट रूट। जो जो समानताएं, समानता लिखो, फिर दूसरा एक और बनाओ, उसमें लिखना है असमानताएं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। इतनी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायग्राम दोनों के बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का हमने एनाटॉमी देख लिया, आंतरिक शरीर के बारे में पढ़ लिया, संरचना के बारे में पढ़ लिया। फिर मिलेंगे हम तने के साथ में, ठीक है। जब तक धन्यवाद।